हाय। कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस आज का जो हमारा टॉपिक है यानी कि बुक का जो हमारा कोड है BEGS 185 और बुक का नाम है हमारा इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। ये हमारा बुक का नाम है। तो देखिए बेसिकली ये जो आपका टॉपिक दिया गया है इसमें आपको जानने को मिलेगा कि किस तरह से एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है और स्पेशली हम क्या क्या तरीक़ों को यूज़ करके हम एक स्टूडेंट के जो लर्निंग का प्रोसेस है उसे इम्प्रूव कर सकते हैं और आपको लैंग्वेज से लेकर यानी कि बोलने में क्या क्या प्रॉब्लम होती है और उसे हम किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। यही सारी चीज़ें आपको इस सिलेबस में यानी कि इस बुक में आपको जानने को मिलेगी और जो लोगों के अलग अलग इंटेलिजेंस होते हैं उसके बारे में भी आपको जानने को मिलेगा और क्या क्या मेथड को आप यूज़ कर अपने टीचिंग का जो स्किल है उसे आप इम्प्रूव कर सकते हो और बच्चों को आप अच्छे से पढ़ा सकते हो, उनसे अच्छे से आप इंटरेक्शन कर सकते हो, उनकी जो प्रॉब्लम है उसे आप समझ सकते हो, कौन कौन से वेबसाइट है जिनका आप यूज़ कर सकते हो और अपनी जो टीचिंग का जो स्किल है या फिर सीखने का जो स्किल है उसे आप इम्प्रूव कर सकते हो। बस बेसिकली आपको यही सारी चीज़ें इस बुक में जानने को मिलेगी और ये जो मैंने क्वेश्चन बनाया है इस वीडियो में वो आपके जो एग्ज़ाम में पेपर आए थे उसी के अकॉर्डिंग, पिछली जो आपके एग्ज़ाम हुए थे जून में उसके अकॉर्डिंग इस पेपर को यानी कि इस नोट्स को बनाया गया है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग पेपर को सॉल्व करेंगे इस वीडियो में, यानी कि इसमें आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों चीज़ें आपको मिलेंगी और इसका जो नोट्स है आप इस टेलीग्राम से ले सकते हैं। अब देखिए इसमें कितने ब्लॉग है इसे भी हम लोग जान लेते हैं। तो इसमें आपके टोटल 3 ब्लॉग दिए गए हैं और क्वेश्चन इन तीनों ब्लॉग से ही आते हैं। तो आप अगर पिछले ईयर की क्वेश्चन पेपर देखते हो तो आपको इस तरह के पैटर्न वहाँ पर देखने को मिलेंगे कि स्टार्टिंग में आपको सब नोट्स दिए गए हैं और उसमें से आपको ऑप्शन वाइज करके 2 या 3 के आंसर ही लिखने को बोला गया है। तो उसके अकॉर्डिंग ही हम लोगों ने इस पेपर को बनाया है। तो देखिए आपको कौन कौन से क्वेश्चन यानी कि इनके ऊपर आपको नोट्स लिखना है वो हम लोग देख लेते हैं। तो पहला आपको करना है कि स्पीच प्रॉब्लम क्या होती है। हम लोग नीचे डिटेल में इसके ऊपर आंसर पे बात करेंगे कि स्पीच की क्या प्रॉब्लम्स होती है। क्लासरूम के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो क्या होता है। मल्टीपल इंटेलिजेंस क्या होती है, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि इसके अंदर आपको ये सारे टॉपिक भी जानने को मिलेंगे। देन अगला जो आपको करना है टीचिंग मेथड्स क्या होते हैं, यानी कि पढ़ाने के तरीके के ऊपर आपको लिखना है नोट्स। देन अगला जो हमारा पॉइंट दिया गया है द पर्सनल एंड यूनिक क्वालिटी ऑफ लर्निंग, यानी कि क्या पर्सनल या क्या यूनिक क्वालिटी होती है कोई भी चीज़ सीखने की। तो ये सारे नोट्स आपके दिए गए हैं जिनके ऊपर आपको एक तरह से नोट यानी कि थोड़ा डिटेल में लिखना रहेगा। इस तरह के आपके क्वेश्चन के पैटर्न दिए गए हैं। अब हम लोग आंसर पे बात कर लेते हैं। तो देखिए हमारा जो पहला यानी कि आपको नोट्स इस पे लिखना है वो है हमारा स्पीच प्रॉब्लम क्या होता है। तो देखिए स्पीच जो प्रॉब्लम है वो क्या है, यानी कि भाषण या फिर एक तरह से भाषण की क्या समस्या होती है। यानी कि जब भी हम किसी पब्लिक प्लेस पे एक तरह से स्पीकिंग करते हैं, बोलते हैं, तो हमें क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। आप बहुत तरह के देखते होंगे बच्चे ऐसे होते हैं जो एक तरह से पब्लिक में बोलने से बहुत डरते हैं, यानी कि वो एक तरह से पूरा नर्वस हो जाते हैं, चीज़ों को वो सही से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। और ये जो प्रॉब्लम है ये ओनली बच्चों में नहीं बड़े लोगों में भी हमें देखने को मिलती है। यानी कि वो भी जब ज़्यादा लोगों के सामने उन्हें बोलने को कहा जाता है तो वो डर जाते या फिर वो नर्वस हो जाते हैं और उन्हें पता भी होता है फिर भी वो सही से वर्ड को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। देखिए सबसे पहले आप इसका इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं कि जो स्पीच प्रॉब्लम है वो एक्चुअली है क्या। तो जैसे यहाँ पर दिया गया इस पॉइंट के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। तो ये जो स्पीच की जो प्रॉब्लम होती है वो एक ऐसा कंडीशन होता है जो एक पर्सन को एक तरह से दूसरे पर्सन के सामने या फिर लोगों के सामने बोलने में एक तरह से घबराहट फील कराता है। वो सही से अपने वर्ड को जो है सही से बोल नहीं पाता है लोगों को, और या फिर वो जो बोलता है वो लोग समझ नहीं पाते हैं। इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है स्पेशली ये जो मतलब है यानी कि स्पीकिंग की जो प्रॉब्लम है वो एक तरह से हम किसी दूसरे के सामने सही से बोल नहीं पाते, हमें बोलने में दिक्कत होती है, यही एक तरह से प्रॉब्लम होता है, यानी कि बोलने में जो परेशानी होती है। अब हम थोड़ा सा और एक्स्ट्रा इसका डिटेल जान लेते हैं कि ये प्रॉब्लम एक्चुअली होती क्या है और इसे किस तरह से सॉल्व किया जा सके। तो देखिए ये जो प्रॉब्लम होती है स्पेशली इसमें एक तरह से बच्चों को जो सही से वर्ड को समझ में नहीं आता है
और उन्हें बोलने में भी काफ़ी दिक्कत होती है, चीज़ों को समझने में, इस तरह की ये प्रॉब्लम होती है। और ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब बच्चा जो है वो एक तरह से उसकी शारीरिक यानी कि उसके कुछ फिज़िकल जो डेवलपमेंट है वो सही से नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण वो बोल नहीं सकता है, वर्ड को सही से प्रोनाउंस नहीं कर सकता है। यानी कि उसके बॉडी में भी कुछ जो पार्ट होते हैं वो विकसित नहीं हो पाते हैं, जैसे कि नॉर्मल बच्चों के मुताबिक। तो इस तरह की प्रॉब्लम जो होती है बच्चों में अधिकतर देखने को हमें मिलती है कि वो सही से बोल नहीं पाते हैं लोगों के सामने, ना ही वो वर्ड को समझ पाते हैं और ना ही वो सही से वर्ड को एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो ये रहा। और देन हम लोग थोड़ा सा और नीचे आते हैं, जो कि पॉइंट इसे आपको लिखना है कि तो देखिए ये ज़रूरी नहीं है कि ये प्रॉब्लम जो है इसे दूर नहीं किया जा सकता, इसे भी दूर किया जा सकता है, यानी कि इसे ठीक किया जा सकता है, इसके इलाज से, प्रैक्टिस करने से इसे भी ठीक किया जा सकता है। बिकॉज़ ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चा बचपन में नहीं सही से बोलता है वो बाद में भी नहीं बोल सकता है। इसके इलाज है, बहुत तरह के इलाज है जिसका आप यूज़ कर सकते हैं और इस प्रॉब्लम को आप दूर कर सकते हैं। और ख़ासकर ये जो प्रॉब्लम होता है वो हमारे जो टोन यानी कि हमारे जो जीभ का जो मूविंग जो होती है वो सही से नहीं हो पाती है, जिसके चलते हम वर्ड को सही से नहीं बोल पाते हैं और हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसके जगह आप एक तरह से इसका इलाज कर सकते हैं, इसका सर्जरी होता है, सर्जरी के थ्रू इस प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है, यानी कि ये जो कमी है इसे आप ठीक कर सकते हैं। और ये जो है बहुत हेल्प करता है उन बच्चों को जो सही से बोल नहीं पाते। या तो हम प्रैक्टिस कर सकते हैं और उस चीज़ को एक तरह से दूर कर सकते हैं, या फिर इसका इलाज भी होता है जिसके थ्रू लाइक सर्जरी के थ्रू इस चीज़ को ठीक किया जा सकता है। तो देखिए इसमें बेसिकली हम लोगों ने जाना कि एक बच्चा जो होता है यानी कि उसे बोलने में क्या क्या प्रॉब्लम होती है जब भी वो पब्लिक के सामने स्पीच करता है। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे। देन हम लोग आगे आते हैं, जो कि इसी से रिलेटेड दिया गया है कि जो स्पीच की जो प्रॉब्लम होती है वो कितने टाइप्स की होती है, उसे भी हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए ये जो प्रॉब्लम होती है वो स्पेशली स्टटरिंग यानी कि हकलाने का जो होता है ना, आप देखते होंगे कुछ बच्चे जो होते हैं वो हकलाकर बातों को बोलते हैं, यानी कि सही से वो नहीं बोल पाते हैं, जिसके चलते लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है कि बच्चे जो होते हैं शब्दों को हकलाकर या फिर रुक रुक कर बोलते हैं, बहुत गैप करके बोलते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है स्पीच हम लोग जब बोलते हैं। तो नेक्स्ट जो पॉइंट दिया गया है आर्टिकुलेशन एरर। तो ये कौन सी प्रॉब्लम होती है? तो देखिए ये जो स्पेशली प्रॉब्लम होती है उन बच्चों में हमें देखने को मिलती है जो सही से सुनते हैं, लेकिन वो जो है उसके साउंड को सही से अपने लिप से यानी कि वो जब बोलते हैं तो उनका जो टोन होता है यानी कि उनका लिपिंग जो होता है वो सही से वो चीज़ों को कैप्चर नहीं कर पाता है, या फिर वो सही पोजीशन में उस चीज़ को एक तरह से मूव नहीं कर पाता है, जिसके चलते उन्हें ये प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। यानी कि सिंपली उनका जो जीव होता है ना वो सही से मूव करके उस चीज़ को प्रेजेंट यानी कि एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, यानी कि बोल नहीं पाता है। तो ये स्पेशली प्रॉब्लम होती है इसमें। जो पॉइंट दिया गया है इसमें टंग टाई, तो ये कौन सी प्रॉब्लम होती है? तो ये जो प्रॉब्लम होती है इसमें जो बच्चे होते हैं यानी कि वो अपने फिजिकल यानी कि वो अपनी जो जीभ का जो मूव है वो इसे सही से मूव नहीं कर पाते सिंपली, यानी कि इसमें तो प्रॉब्लम होती है उनको सुनकर बोल नहीं पाते, पर इसमें वो अपने टोंग को एक तरह से मूव ही नहीं कर पाते हैं जब भी वो कोई नया शब्द सुनते हैं। तो अगला जो पॉइंट दिया गया है वो है हमारा अप्रैक्सिया। तो ये जो पॉइंट है यानी कि ये जो कंडीशन हमें उन बच्चों में देखने को मिलता है जिनका ब्रेन का सही से एक तरह से विकास नहीं हो पाता है। कुछ मांसपेशियाँ ऐसी होती है जो जब उन्हें कोई कुछ सिखाता है यानी कि कोई स्पीच उन्हें देता है, कुछ वर्ड को बोलता है, तो वो सही से उस चीज़ को कैप्चर नहीं कर पाते हैं या फिर उसे समझने में वो एक यानी कि सक्षम नहीं होते हैं। तो ये भी कंडीशन हमें देखने को मिलती है उन बच्चों में जो सही से पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर पाते हैं। तो देखिए इस पॉइंट में हम लोगों ने बेसिकली ये जाना कि क्या क्या प्रॉब्लम होती है जो बच्चे सही से बोल नहीं पाते हैं उनके अंदर। तो ये कुछ पॉइंट दिए गए हैं, इसे आप नोट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, यानी कि बी नंबर हमारा टॉपिक क्या है उस पर आपको नोट्स लिखने हैं।
तो वो है हमारा क्लासरूम इंटरेक्शन क्या होता है, यानी कि क्लासरूम जो होता है उसके बीच का माहौल, उसके बीच का इन्वायरमेंट क्या होता है, टीचर किस तरह से अपने स्टूडेंट्स से इंटरेक्शन करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, वो सारी चीज़ें होती है। तो देखिए इसके आंसर में आप फर्स्ट इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं कि जो टीचर होते हैं उनके बीच और स्टूडेंट के बीच का जो इन्वायरमेंट होता है वो पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि टीचर की जो बातें हो एक ऐसे इन्वायरमेंट को क्रिएट करे, यानी कि एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट को क्रिएट करे जो कि जहाँ पर हम लर्निंग करते हैं, जहाँ पर हम सीखते हैं, इस तरह का टीचर का एक तरह से बिहेवियर होना चाहिए अपने स्टूडेंट के प्रति। यानी तरह का हमारा जो क्लासरूम का इन्वायरमेंट होना चाहिए, बच्चों के बीच टीचर का जो एक तरह से इंटरेक्शन होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए। टीचर और बच्चों के बीच में एक तरह से सही अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए चीज़ों को समझने की, कि टीचर जो बोले बच्चा समझे और बच्चा जो बोले वो टीचर समझे। इस तरह का अगर इन्वायरमेंट हमें क्लासरूम में देखने को मिलता है तो वहाँ पर बच्चे जो है वो बहुत ही प्यार से, यानी कि बहुत खुशी से चीज़ों को सीखते हैं और उन्हें बोरिंग फील नहीं होता है। और ये सच में होना चाहिए। अभी के जो क्लासरूम का जो इन्वायरमेंट है वो ऐसा नहीं हमें देखने को मिलता है। तो इस चीज़ को हमें क्रिएट करना चाहिए कि बच्चे और जो टीचर का जो रिलेशनशिप है उनके बीच का जो कनेक्शन है वो एक तरह से ऐसा होना चाहिए, लाइक अ फ्रेंडली होना चाहिए, कि जो बच्चे का जो प्रॉब्लम है, अगर उन्हें कुछ चीज़ सीखने में प्रॉब्लम हो रही है तो वो टीचर से ओपन होकर वो चीज़ों को पूछ सके, कि टीचर भी वो चीज़ों को अच्छे से समझा सके। यानी कि बच्चों को भी ये हक होना चाहिए कि वो अपने व्यू पॉइंट को एक तरह से प्रेजेंट करे अपने टीचर के सामने, वो भी अपने आइडिया को शेयर करे, कि तभी जाके उनका जो दिमाग है, उनके अंदर का जो टैलेंट है वो एक तरह से एक्सप्रेस होगा। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे कि क्लासरूम का इंटरेक्शन कैसा होना चाहिए। अब हम नीचे आते हैं तो अगला जो पॉइंट है कि क्लासरूम का जो इन्वायरमेंट होता है, या फिर जो एक तरह से जो टीचर और स्टूडेंट के बीच जो कनेक्शन होता है क्लासरूम में, तो वो ऐसा होना चाहिए। यानी कि ये ज़रूरी है कि क्लासरूम में जब भी हम पढ़ाई करें तो हमारा जो सीखने का जो प्रोसेस है वो एक तरह से सही हो, यानी कि हम जिस पर्पज़ से स्कूल में, यानी कि क्लास में हम उस चीज़ों को सीख रहे हैं तो वो कंप्लीट हो, यानी कि वो चीज़ें हमें एक तरह से समझ में आनी चाहिए। इस तरह का इंटरेक्शन हमें रखनी चाहिए क्लासरूम में, और ये पर्पस भी हमारा होना चाहिए कि हम जो भी चीज़ें सीखने के लिए क्लासरूम में प्रेजेंट है वो चीज़ें हमें क्लियर होनी चाहिए और हमें वो समझ में आनी चाहिए। ये एक तरह से पर्पस होना चाहिए। अब हम अगले पॉइंट में आते हैं जो कि हमारा सी नंबर है। तो ये आपका जो दिया गया है पॉइंट, मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो ये टॉपिक क्या है, इस पर भी आपको नोट्स लिखने हैं और ये भी आपके सिलेबस में दिया गया है। तो सबसे पहले ये जो मल्टीपल इंटेलिजेंस होता है इसका कॉन्सेप्ट हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि मल्टीपल इंटेलिजेंस, यानी कि बहुत ज़्यादा एक तरह से अलग अलग टाइप के जो इंटेलिजेंस होते हैं उसे कहा जाता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसे 1983 में एक तरह से इसको प्रेजेंट किया गया था। किसके द्वारा? हार्वर्ड गार्डनर जी के द्वारा इसे प्रेजेंट किया गया था। ये जो है एक तरह से इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को लोगों के सामने प्रेजेंट किया था। हर इंसान के अंदर अलग अलग टाइप के जो इंटेलिजेंस होते हैं वो पाए जाते हैं। अब देखिए पहले के जो लोग थे, या कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि जो लोग पढ़ाई में तेज है वही एक तरह से इंटेलिजेंट होते हैं। बट ये जो कॉन्सेप्ट है इसे इन्होंने गलत साबित किया था कि ये ज़रूरी नहीं है कि कुछ बच्चे जो है पढ़ाई में अगर कमज़ोर है तो इसका मतलब उनके अंदर इंटेलिजेंस नहीं है। यानी कि अगर हो सकता है कि वो अलग फील्ड हो गया, यानी कि जैसे खेल कूद का हो गया, डांसिंग का हो गया, या अलग जो भी आपके, तो हर इंसान के अंदर अलग अलग टाइप के जो इंटेलिजेंस होते हैं वो पाए जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक इंसान के अंदर अगर ये चीज़ की कमी है तो उसके अंदर वो एक तरह से वीक है, ऐसा नहीं है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हर इंसान के अंदर अलग अलग टाइप के इंटेलिजेंस पाए जाते हैं। जो कॉन्सेप्ट था इन्होंने फर्स्ट इसे प्रेजेंट किया था लोगों के सामने, तो उन्होंने ओनली 6 को ही प्रेजेंट किया था और इन्हें बाद में लगा कि इसमें और भी एक तरह से इंटेलिजेंस हो सकते हैं। का जो रिसर्च है वो अभी तक चल रहा है और ये अभी तक एक तरह से जिंदा है और ये इसी पे अभी तक काम कर रहे हैं। इंटेलिजेंस का इनका जो थ्योरी है उस पर ये वर्क कर रहे हैं। अब हम थोड़ा सा नीचे आते हैं कि ये अलग अलग टाइप के जो आपके कॉन्सेप्ट है, यानी
के इंटेलिजेंस के इन्होंने जो रूप बताए हैं वो कौन कौन से हैं उसे हम लोग जान लेते हैं। टोटल जो इंटेलिजेंस है इन्होंने 8 या 9 बताया है, तो उसको हम लोग एक एक करके जान लेते हैं। तो इनका जो थ्योरी है उसमें सबसे पहले इन्होंने जो इंटेलिजेंस प्रेजेंट किया था वो था हमारा, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। तो ये जो एक तरह से इंटेलिजेंस उन बच्चों में पाया जाता है या उन लोगों में पाया जाता है जिनका लैंग्वेज पे एक अच्छा पकड़ होता है, यानी कि वो अपनी बातों को अच्छे से अंडरस्टैंड करके लोगों को समझा पाते हैं और एक तरह से वो अपनी बातों को मनवा पाते हैं, या फिर जो फैक्ट होता है उसे वो सही से लोगों के सामने एक तरह से डिलीवर कर पाते हैं। तो सिंपल वे में अगर हम लोग इस पॉइंट को समझते हैं तो यानी कि ये जो क्वालिटी, यानी कि ये जो इंटेलिजेंट उन लोगों में पाई जाती है जिनका लैंग्वेज पे एक अच्छी पकड़ होती है। अगला जो हमारा पॉइंट दिया गया है, जो कि सेकंड नंबर इनका दिया गया है, इनका जो थ्योरी है लॉजिकल मैथमेटिक कॉन्सेप्ट इनका जो दिया गया है। तो देखिए ये जो इंटेलिजेंस उन बच्चों में पाई जाती है जो एक तरह से मैथमेटिकल, यानी कि जो मैथ के जो कॉन्सेप्ट होते हैं या फिर कुछ डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट होते हैं उनकी प्रॉब्लम को ये बहुत जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, या फिर वो अपने आइडिया को लगाकर चीज़ों को बहुत जल्दी सॉल्व करके एनालाइज करके वो चीज़ों को समझ लेते हैं। तो आई होप आपको ये पॉइंट भी समझ में आ गया। देन हम लोग अगला पॉइंट आते हैं, स्पेटियल विजुअल इंटेलिजेंस। तो ये जो थ्योरी है, यानी कि ये जो इंटेलिजेंस है वो उन बच्चों में पाया जाता है जो एक तरह से चीज़ों को अच्छे से देखकर एक तरह से विजुअलाइज करके चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते हैं। यानी कि समटाइम आप कुछ बच्चों को ऐसा देखोगे कि जो पिक्चर को देखकर चीज़ों को बहुत अच्छे से डीपली चीज़ों को समझते हैं। एक तरह से फोटोग्राफी या जो कि फ़ोटो डिज़ाइनर जो चीज़ें होती है एक तरह से वो चीज़ों में कुछ ज़्यादा ही आगे होते हैं। अब जो फोटोग्राफ़र होते हैं वो चीज़ों को कितने अच्छे से एनालाइज करते हैं। तो इस तरह के जो इंटेलिजेंस है ये इन लोगों में पाए जाते हैं। देन अगला जो हमारा पॉइंट है 4 नंबर, तो ये किस तरह की इंटेलिजेंस होती है, तो ये म्यूज़िकल इंटेलिजेंस होती है। तो म्यूज़िकल इंटेलिजेंस उन लोगों में पाए जाते हैं जो एक तरह से म्यूज़िक की अच्छी उन्हें समझ होती है, उनका जो लय होता है, उनका जो रिदम होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सॉन्ग्स के फील्ड में, यानी कि म्यूज़िक के फील्ड में वो बहुत अच्छे होते हैं, उनकी बहुत अच्छी पकड़ होती है। तो ये इंटेलिजेंस जो सिंगर होते हैं, जो एक तरह से सॉन्ग वगैरह लिखते हैं, उनमें ये इंटेलिजेंस हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग आते हैं जो कि 5 नंबर, वो किस तरह का इंटेलिजेंस होता है। तो देखिए ये इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होता है। तो ये जो इंटेलिजेंस उन लोगों में पाई जाती है जो दूसरे के बिहेवियर को, उनके मूड को, उनके डिज़ायर को बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं। यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको देखकर समझ आते हैं कि आप एक तरह से क्या सोच रहे हैं, आपका मूड कैसा है। यानी कि ये भी एक तरह से, अब देखिए इसका अच्छा एग्जांपल अगर हम लोग देखते हैं तो जो दुकानदार होते हैं वो कस्टमर के मूड को बहुत ही अच्छे से एनालाइज कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो उनसे बात करती है, प्रोडक्ट जो होता है उनको एक तरह से सेल करते हैं। तो ये भी इंटेलिजेंस हमें देखने को मिलती है। तो ये भी एक क्वालिटी होती है, यानी कि ये भी एक इंटेलिजेंस होता है कि लोगों से आप किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, उनकी बातों को आप समझ रहे हो। हम आगे देखते हैं जो 6 नंबर हमारा पॉइंट दिया गया है, ये इंटेलिजेंस जो होता है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। तो ये देखिए ये इंटेलिजेंस उन लोगों में पाई जाती है जो खुद को बहुत अच्छे से समझते हैं, यानी कि खुद की वैल्यू अपने अंदर, यानी कि एक तरह से खुद को, यानी कि एक तरह से ये लोग जो होते हैं मेडिटेशन करते हैं, चीज़ों को अच्छे से एनालाइज करते हैं, लाइफ की वैल्यू को समझते हैं कि वो ज़िंदगी में क्यों आए हैं। मतलब एक तरह से अपनी दुनिया को वो अच्छे से एनालाइज करते हैं, अपने गोल पे फोकस करते हैं, उन्हें बस खुद को एक तरह से जानना होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गुरु, जो एक तरह से लोगों को मोटिव करते हैं, जीवन का लक्ष्य बताते हैं। तो इस तरह की क्वालिटी हमें इन लोगों में देखने को मिलती है जो एक तरह से खुद को जान लेते हैं, भगवान को जानने का ट्राई करते हैं। तो इस तरह के जो लोग होते हैं उनके अंदर इंट्रापर्सनल जो इंटेलिजेंस होता है वो हमें देखने को मिलता है। अब हम आगे देखते हैं जो अगला जो हमारा 7 नंबर पॉइंट है। तो ये जो इंटेलिजेंस होता है, ये जो हमारा इंटेलिजेंस है, यानी कि नेचर से रिलेटेड ये इंटेलिजेंस पाई जाती है। और ये इंटेलिजेंस हमें किसानों में, जो गार्डनिंग करते हैं, जो पेड़ पौधे यानी कि नेचर के बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, इस तरह के इंटेलिजेंस हमें उनमें देखने को मिलते हैं। यानी कि उनका जो एक तरह से माहौल होता है ना, वो पेड़ पौधों से बात करते हैं, उनसे अच्छे से इंटरेक्ट कर पाते हैं, उनकी फीलिंग को ये समझ पाते हैं। तो इस तरह के जो इंटेलिजेंस होते हैं वो हमें इस तरह के लोगों में देखने को मिलती है। यानी कि इनका जो नेचर से जो रिलेशन होता है ना वो काफ़ी क्लोज होता है, वो अच्छे से नेचर से खुद को
कनेक्ट कर पाते हैं। तो इस तरह के इंटेलिजेंस हमें ऐसे लोगों में देखने को मिलते हैं। अगला जो हमारा 8 नंबर जो पॉइंट, तो ये जो होते हैं वो एक्सटेंशनल इंटेलिजेंस होते हैं। तो ये बेसिकली उन लोगों में पाए जाते हैं पूरी जो ह्यूमैनिटी यानी कि जो पूरी मानव की जाति है उस किस तरह से एग्जिस्ट करती है, और भी बहुत तरह की इनकी जो थिंकिंग होती है वो काफ़ी डीप टाइप की होती है। चीज़ों को बहुत डीपली ऑब्जर्व करते हैं, एक तरह से अच्छे से एनालाइज करते हैं। इसमें जो लोग होते हैं एक तरह से या तो साइंटिस्ट बनते हैं, फिलोसफर बनते हैं, अलग अलग टाइप के इनका भी जो है ये अपने कैरियर को चूज़ करते हैं, यानी कि लाइफ को पूरा डीपली समझने की कोशिश करते हैं। यानी कि सिर्फ खुद को ही नहीं, वो पूरी दुनिया को, ये जो यूनिवर्स है उसको एक तरह से समझने की कोशिश करते हैं। अब हम अगले पॉइंट में आते हैं जो कि हमारा 9 नंबर दिया गया है, जो कि है बॉडीली किनेथेटिक्स इंटेलिजेंस। तो ये इंटेलिजेंस हमें उन लोगों में देखने को मिलता है जिनको अपनी बॉडी पे पूरी तरह से कंट्रोल होता है, यानी कि वो अपनी बॉडी को जैसे मन वैसे एक तरह से मूव कर पाते हैं, चीज़ों को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं अपने बॉडी अपने एक्टिविटीज़ के थ्रू। और ये स्किल हमें एक तरह से स्पेशली जो डांसर होते हैं, जो स्पोर्ट खेलते हैं, जो खेलकूद में बहुत अच्छे होते हैं, हैंड का जो मूव होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। और इस तरह के जो होते हैं वो एक तरह से डांसर होते हैं, एक्टर होते हैं, फाइटर आप बोल सकते हो, अलग अलग इनके फील्ड है। तो ये लोग जो होते हैं इनके अंदर हमें इनके अंदर इस तरह के इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। स्पेशली उन लोगों में होती है जिन्हें अपनी बॉडी पे पूरी तरह से कंट्रोल होता है। अब जो फुटबॉलर होते हैं, जो क्रिकेट खेलते हैं, अलग अलग जो खेल होता है उसमें डांस हो गया, अलग अलग इसके एग्जाम्पल है। तो आई होप आपको मैंने जो इंटेलिजेंस से रिलेटेड ये जो पॉइंट समझाया ये आप समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इसको ईजिली कर लेंगे। और एक रिक्वेस्ट गाइस, पीछे में थोड़ी आवाज़ आ रही है बिकॉज यहाँ पर न्यू ईयर की सबको एक तरह से पार्टी कर रहा है, जिसके चलते सॉन्ग वगैरह चल रहे हैं, उसके चलते थोड़ी आवाज़ आ रही है, तो उसके लिए सॉरी। आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। अब हम थोड़े से नीचे आते हैं तो हमारा अगला जो पॉइंट दिया गया है, यानी कि इसमें जो हमारा डी नंबर जो दिया गया है जिस पे आपको नोट लिखना है, वो है हमारा टीचिंग मेथड्स क्या होते हैं, यानी कि पढ़ाने के जो तरीके होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो ऊपर हम लोगों ने बात किया कि इसमें आपको टीचर किस तरह से बच्चों को पढ़ाते हैं, किस तरह से नए तरीक़ों का यूज़ करके वो बच्चों से और क्लोज तरह से इंट्रैक्शन कर सकते हैं, उनसे कनेक्ट हो सकते हैं, वो सारे तरीके इसमें दिए गए हैं। बेसिकली ये यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए गए हैं जिसे आपको करना है, उससे हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से पॉइंट हमें फॉलो करने चाहिए अगर हम टीचिंग कर रहे हैं, यानी कि हम पढ़ा रहे हैं किसी बच्चे को। तो सबसे पहले हमें उनसे एक तरह से कनेक्शन जोड़ना होता है। यानी कि देखिए, अब कोई बच्चे देखते हैं कि किसी टीचर को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उनकी पढ़ाई का तरीका जो है मे बी सेम हो, बट उनसे एक तरह से अलग ही एक तरह से उनका इंट्रैक्शन होता है। तो सबसे पहले आप अगर टीचिंग करते हैं या कोई भी फील्ड हो गया, तो उसमें आपको सबसे पहले एक कनेक्शन जोड़ना पड़ता है, जैसे कि अपने ऑडियंस से हो गया, उसी तरह आपको अपने स्टूडेंट से भी एक कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा। अगला जो पॉइंट दिया गया हमारा इंक्रीज ऑटोनोमिक, यानी कि एक तरह से आप जो चीज़ें समझा रहे हो ऐसे वे में समझाओ कि बच्चे जो है वो प्रॉपरली चीज़ों को समझे, तभी जाके वो आपसे कनेक्ट भी हो पाएंगे। यानी कि अगर कनेक्ट हो भी गए तो आप चीज़ों को जब तक अच्छे से उन्हें नहीं समझाओगे वो आपसे पढ़ना नहीं चाहेंगे, या फिर आपको एक तरह से आपसे ज़्यादा वो जुड़ नहीं पाएंगे। अगला जो पॉइंट है हमारा बिल्ड रिलेशनशिप, यानी कि आप अपने रिलेशन यानी कि अपना और जो स्टूडेंट का रिलेशनशिप है उसे आपको अच्छे से बिल्ड करना है। अगला जो पॉइंट दिया गया है अ फोकस ऑन लिटरेसी, यानी कि आप जो चीज़ पढ़ा रहे हो आपका फोकस वहाँ पर होना चाहिए। यानी कि अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आपका पूरा जो फोकस है, आपका जो सब्जेक्ट है उस पर और एक तरह से बच्चों पर होना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट है, ये बहुत ईजी है, जिसका ये तरह से मेथड है, तरीके हैं जिनका यूज़ करके एक तरह से अच्छी टीचिंग की जा सकती है, बच्चों से अच्छे से एक तरह से कनेक्ट किया जा सकता है। अब हम अगले पॉइंट में आते हैं जो कि जिस पे आपको नोट्स लिखने हैं, जो कि ई नंबर है, द पर्सनल एंड यूनिक क्वालिटी ऑफ लर्निंग। यानी कि देखिए, ये जो पॉइंट दिया गया है, यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका पढ़ने का या फिर कोई भी चीज़ को सीखने का कुछ अपना यूनिक स्टाइल होता है या फिर क्वालिटी होती है, जिसका अगर वो यूज़ करते हैं तो वो चीज़ों को और जल्दी और अच्छे वे में सीख पाते हैं। अब देखिए, हर कोई अलग है और उनके सीखने का जो तरीका होता है वो अलग अलग टाइप के हमें देखने को मिलते हैं। यानी कि इनकी कुछ नीड्स होती हैं, इनके खुद के कुछ स्किल होते हैं जिनका ये यूज़ करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा एक तरह से चीज़ों को डीपली और लंबे समय तक वो याद रख पाते हैं। अब देखिए, ज़रूरी नहीं है, क्लास में हम लोग देखते हैं कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो साल भर पढ़ाई करते हैं बट फिर भी उनके नंबर जो है वो उतने अच्छे नहीं आ पाते हैं,
और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कुछ अलग टेक्निक का यूज़ करते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एक तरह से कम टाइम में भी अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हैं और वो अच्छे नंबर ला लेते हैं। तो ये उनकी कुछ यूनिक क्वालिटी होती है जिनका वो यूज़ करके एक तरह से चीज़ों को बहुत जल्दी सीख लेते हैं। तो इस तरह के कुछ पॉइंट दिए गए हैं जो कि पर्सनल क्वालिटी, यानी तो कुछ लोग अपनी खुद की कुछ क्वालिटी को यूज़ करके वो चीज़ों को जल्दी सीख लेते हैं। इस तरह के इसमें पॉइंट दिए गए हैं। अब देखिए कितने टाइप्स की क्वालिटी होती है, इसे हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए ये जो क्वालिटी होती है स्पेशली लोग क्या क्या फॉलो करते हैं या फिर क्या क्या चीज़ों से वो जल्दी सीखते हैं। तो सबसे पहले वो एक तरह से चीज़ों को देख कर विजुलाइज करके चीज़ों को बहुत डीपली समझते हैं। अब कुछ लोग कुछ पिक्चर में ही बहुत सारी स्टोरी को ऐड कर लेते हैं या फिर एनालाइज करके वो चीज़ों को समझ लेते हैं। कुछ सुनकर यानी कि चीज़ों को सुनकर भी वो याद कर लेते हैं। कुछ लोग लिख कर करते हैं यानी कि राइटिंग के थ्रू करते हैं। अब देखिए समटाइम क्या होता है कि हम याद कर लेते हैं, अगर हम उस चीज़ को लिख लेते हैं तो कुछ लोगों को उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। और कुछ लोग जो होते हैं वो एक तरह से कुछ एक्टिविटीज़ करके भी चीज़ों को एक तरह से एनालाइज कर देते हैं। यानी कि ये जो आपका होता है वो स्पेशली उन लोगों में हमें देखने को मिलता है जो एक तरह से बोले हुए बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। वो एक तरह से चीज़ों को खुद पे आजमाते हैं, देखते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं, तब जाके वो चीज़ों को विश्वास करते हैं। कुछ लोग पिक्चर, इसमें भी पिक्चर के थ्रू ही होगा, यानी कि कुछ ऐप के थ्रू, यानी कि समटाइम क्या होता है कि हम कुछ ऐप यूज़ करते करते भी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। और इसका अच्छा एग्जाम्पल अगर हम लोग देखते हैं तो फेसबुक में हम लोग कितनी सारी चीज़ों को देखते हैं, तो उससे भी कुछ अवार्ड होते हैं जिसे हमें याद हो जाते हैं। तो इस तरह के इसके कुछ एग्जाम्पल है। ये बहुत ही कम होता है बट मेन आपका ये 4 या 5 ही होते हैं जो सीखने के तरीके होते हैं। ये सब पर्सनल क्वालिटी होती है कि हर लोग कुछ अलग अलग टाइप से चीज़ों को सीखते हैं सब। अब हम अगले क्वेश्चन में आते हैं जो कि हमारा 2 नंबर है। तो इसमें आपको करना, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हु वुड यू कॉल ऑन अंडर प्रिविलेज लर्नर। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आप कर लीजिए कि अंडर प्रिविलेज जो लर्नर होते हैं वो किन्हें कहा जाता है। इस तरह के जो क्वेश्चन आपके सिलेबस में दिए हैं, तो सबसे पहले हम लोग आंसर में इसकी मीनिंग को जान लेते हैं कि अंडर प्रिविलेज जो लर्नर होते हैं या फिर जो चाइल्ड होते हैं वो किन्हें कहा जाता है। तो अंडर प्रिविलेज जो चाइल्ड वो होते हैं, आप बहुत तरह के देखते होंगे जो बस्ती में रहते हैं, एक तरह से कॉलोनी में रहते हैं, यानी कि एक तरह से मिडिल क्लास के भी नीचे के जो बच्चे होते हैं उनको आप कह सकते हो। उनको ना सही से भोजन मिलता है, उनको खाने के लिए भी सोचना पड़ता है, उन्हें अपनी ज़िंदगी को जीने में भी बहुत ज़्यादा एक तरह से सफरिंग करना पड़ता है। तो इस तरह के जो बच्चे होते हैं उनको एक तरह से सोसाइटी में बहुत ही लो क्लास माना जाता है। तो उनकी परवरिश जो होती है वो अच्छे से नहीं हो पाती है और एक तरह से उन्हें एजुकेशन का भी जो सुविधा है वो सही से नहीं मिल पाता। तो इस तरह से आप इसको सिंपली समझ सकते हैं। तो ये जो बच्चे होते हैं ये हर जगह, हर सिटी में आपको देखने को मिल जाएंगे। स्पेशली जो अलग अलग कंट्री में, इंडिया में तो हमें और ज़्यादा देखने को मिलते हैं, स्पेशली आप बस्ती में चले जाइए। तो इस तरह बच्चे जो होते हैं इनको सही से एजुकेशन नहीं मिल पाती है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आती है। तो इन्हें, इस तरह के जो बच्चे होते हैं इन्हें अंडर प्रिविलेज लर्नर या फिर चाइल्ड आप बोल सकते हैं। अब हम थोड़ा सा नीचे आते हैं कि जो अंडर प्रिविलेज जो लर्नर होते हैं वो एक तरह से क्या, इन्हें एक तरह से प्रॉब्लम को फेस करनी पड़ती है। तो इनका देखिए, इनका जो इकोनॉमिक जो कंडीशन होता है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। एक तरह से इन्हें सोसाइटी से भी कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है और लोग इनको अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं, इनके साथ एक तरह से अच्छा बिहेवियर नहीं करते हैं। अब अगले पॉइंट में हम लोग ऐड कर सकते हैं कि ये जो अनप्रिविलेज जो बच्चे होते हैं तो इनको हमें हेल्प क्यों करना चाहिए। तो देखिए स्पेशली ये हर कंट्री में होते हैं, हर सिटी में होते हैं, हर जगह ही हमें कुछ ना कुछ ऐसे बच्चे देखने को मिलते हैं। तो इनकी हेल्प हमें इसलिए करनी चाहिए बिकॉज ये हमारी जो कंट्री हो गया, हमारे देश, हमारा जो सोसाइटी है उसका एक तरह से फ्यूचर होते हैं। जो एजुकेशन की कुछ फैसिलिटी है हमें भी उन्हें देनी चाहिए। तो कुछ लोग इस तरह से इनकी हेल्प करते हैं बिकॉज देखिए, अगर हमें अपने कंट्री को, अपने देश को अगर आगे बढ़ाना है तो हमें सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। यानी कि जो बच्चे इस सारी चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, एजुकेशन को सही से नहीं ले सकते हैं, तो उनके लिए
लिए भी हमें कुछ ऐसे सिस्टम को प्रोवाइड करने चाहिए जिसके थ्रू वो भी अच्छे से एजुकेशन ले सके, अपने लाइफ को वो अच्छे से जी सके और हमारी कंट्री को भी एक तरह से आगे बढ़ा सके। बिकॉज सबको लेकर अगर हम लोग चलते हैं तो कोई भी देश आगे बढ़ेगा ही। तो इस तरह के इसलिए हमें इनकी हेल्प करनी चाहिए। अब एक और पॉइंट आप इसमें ऐसे ऐड कर सकते हैं कि इन जो बच्चे हैं, इस टाइप के जो बच्चे हैं, इनको किस तरह से हेल्प किया जा सकता है। तो इनके लिए कुछ डोनेट फंड्स होते हैं, कुछ ऐसे संस्थाओं को बनाया जाता है जो इस तरह के बच्चे जो होती हैं या इस तरह की जो सोसाइटी में जो बच्चे एक तरह से अपना जीवन जो है सफरिंग कर रहे हैं, तो इनके लिए अलग अलग टाइप के फूड को प्रोवाइड किया जाता है। एजुकेशन के लिए भी आजकल सरकार या फिर जो बिजनेसमैन हो गए, अलग अलग जो फील्ड में जो लोग हैं वो अपनी तरह से हेल्प करते हैं। अलग अलग एक तरह से इनके लिए मेडिसिन केयर जो चीज़ें होती हैं इनको प्रोवाइड किया जाता है। तो इस तरह से, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरह की कुछ संस्थाएं अगर हम लोग चलाते हैं तो एक तरह से इन बच्चों को काफ़ी हेल्प हो जाएगी। और अभी इस तरह की संस्थाएं बहुत ज़्यादा इंडिया में देखने को मिलती है, अलग अलग जो कंट्री है वहाँ पर भी हमें देखने को मिलती है। इस तरह के कुछ पॉइंट है जिनका आप यूज़ कर सकते हैं अगर अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट या चाइल्ड या फिर उनके लर्निंग से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आई होप आप ये पॉइंट को समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो हमारा अगला जो 3 नंबर क्वेश्चन है तो वो क्या दिया गया है इसे आप देख लीजिए। तो व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन अ डिस्लेक्सिया लर्नर एंड द बैकवर्ड लर्नर। तो ये दोनों जो लर्नर होते हैं इनके बीच में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, उसे आपको लिखना। तो सबसे पहले हम लोग आंसर में देखेंगे कि जो डिस्लेक्सिया जो बच्चे होते हैं वो किस टाइप के होते हैं। तो देखिए, इसको अगर मैं सिंपली आपको अगर समझाऊँ तो ये जो कमियाँ उन बच्चों में यानी कि उन लर्नर में हमें देखने को मिलती है जिनको एक तरह से भाषा की समझ नहीं होती, यानी कि वो शब्दों को सही से बोल नहीं पाते हैं या फिर चीज़ों को अच्छे से दूसरों को समझा नहीं पाते, यानी कि उनकी जो पकड़ होती है ना वो वर्ड पे सही से नहीं होती है। वो क्या करते हैं, इस तरीके की ये जो प्रॉब्लम होती है उन बच्चों में हमें स्पेशली देखने को मिलती है जो एक तरह से ना अपनी जो प्रोनाउंसिएशन है यानी कि अपने शब्दों को ना तोड़ मरोड़ को वो लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं। तो स्पेशली ये जो कमी होती है वो उन बच्चों में होती है जिनकी सही पकड़ नहीं होती है शब्दों में या फिर लोगों को अच्छे से समझाने में। तो और ये कमियों को दूर किया जा सकता है। इसके लिए अलग अलग टाइप के एक तरह से एजुकेशन होती है जो बच्चों को प्रोवाइड की जाती है और एक तरह से उनकी इस कमी को दूर किया जाता है। अगला जो हमारा पॉइंट इसी में यानी कि बैकवर्ड जो चाइल्ड होते हैं वो क्या होते हैं, उनके अंदर क्या कमी होती है। तो ये जो बच्चे होते हैं तो ये कमी जो होती है थोड़ी सी अलग होती है। अलग इसलिए होती है बिकॉज इसमें जो बच्चों की जो शब्दों पे एक तरह से अच्छे कमांड होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि वो बहुत ही स्लो लर्नर होते हैं, यानी कि वो फास्ट लर्नर आप नहीं बोल सकते हो, एक तरह से मिडल भी बोल सकते हो। यानी कि उनकी जो एज के यानी कि उनके जो साइज के जो बच्चे होते हैं उनसे इनकी जो स्टडी होती है वो बहुत धीमी होती है। ये जो बच्चे होते हैं वो एक तरह से चीज़ों को समझने में थोड़े से वीक होते हैं, यानी कि सही से समझ नहीं पाते हैं चीज़ों को। यानी कि इसका मतलब ये नहीं है कि वो शब्दों को बोल नहीं पाते, ये शब्दों को बोल पाते हैं, सही से बोलते हैं, लेकिन चीज़ों को इन्हें समझने में थोड़ा वक्त लगता है, यानी कि ये स्लो लर्नर होते हैं। बट इसको भी ठीक किया जा सकता है। जैसे कि आप देखते होंगे जो कमज़ोर बच्चे हैं उन्हें एक तरह से अलग अलग जगह पे ट्यूशन कराया जाता है, उनको थोड़ी सी अलग एक्स्ट्रा एक तरह से उनको इंटेंशन दिया जाता है जिसके चलते वो अपनी इस कमी को दूर कर लेते हैं। तो ये दो कमियां होती है, ये इनके बीच में अंतर होता है। अब गाइस हम अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा 4 नंबर है। तो इसमें आपको करना है कि हाउ कैन अ टीचर हेल्प अ चाइल्ड ओवरकम डिफिकल्टी इन राइटिंग। यानी कि एक टीचर जो है वो किस तरह से हेल्प कर सकता है कोई स्टूडेंट को उनकी राइटिंग में जो डिफ़िकल्टी आ रही है, जो प्रॉब्लम आती है, तो उसको सॉल्व करने में। तो ये भी क्वेश्चन आपके सिलेबस में ही दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके आंसर में जान लेते हैं कि देखिए कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें लिखना बिल्कुल पसंद नहीं होता, यानी कि उनको अच्छा नहीं लगता। तो और उनको इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उन्हें एक तरह से सही से प्रोनाउंसिएशन या फिर ग्रामर हो गया, वोकैबलरी हो गई, स्पेलिंग हो गई या फिर सेंटेंस हो गया, इसको उन्हें अच्छे से समझ नहीं होती है और उनको ये सब चीज़ें बोरिंग लगती है, यानी कि उन्हें लिखना पसंद ही नहीं होता है। बिकॉज वो मात्रा को गलत करते हैं, सही से वर्ड को नहीं लिखते हैं, तो इसके चलते उनका जो एक तरह से फोकस है वो एक तरह से बिगड़ जाता है और वो लिखना पसंद नहीं करते। तो उस सिचुएशन में एक टीचर किस तरह से हेल्प कर सकता है उन बच्चों को जिन्हें लिखने में एक तरह से इंटरेस्ट आने लगे। तो वो पॉइंट हम लोग देख लेते हैं।
अब हम देखते हैं कौन कौन से मेथड को यूज़ करके एक तरह से हम बच्चों की उनकी राइटिंग को हम इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला चेंज पेपर। सम टाइम क्या होता है कि कुछ बच्चे जो होते हैं लाइनिंग की बाहर लिख देते हैं, तो उसके लिए आप पेपर को चेंज कर सकते हैं, यानी कि एक अलग टाइप की जो कॉपी होती है ना, जैसे कि पेज होते हैं जिसमें लाइनिंग थोड़े मोटे होते हैं और उसके अंदर बच्चे सही से लिख पाते हैं, तो उस तरह के पेजेस का, उस तरह की कॉपी का आप यूज़ कर सकते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है, स्विच टू पेंसिल। यानी कि सम टाइम क्या होता है कि पेंसिल लिखते लिखते जो गलत हो जाता है तो हम लोग उसको सही नहीं कर पाते, तो वहाँ पर आप यानी कि उस बच्चे को आप पेंसिल पे शिफ्ट कर सकते हैं में, बिकॉज पेंसिल में हम लोग गलत भी लिखते हैं तो हम उसको इरेज कर सकते हैं। और इस तरह के कुछ पॉइंट दिए गए हैं जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह के कुछ पॉइंट है जिसका आप यूज़ कर सकते हैं एक तरह से जो बच्चे राइटिंग में वीक है, यानी कि एक फ़न के रूप में आप उसको ले सकते हैं और बच्चे इस तरह से चीज़ों को और अच्छे से सीखते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा 5 नंबर है। तो इसमें आपको करना है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द अंडर प्रिविलेज जो चाइल्ड होते हैं या फिर चिल्ड्रन होते हैं। यानी कि ऊपर हम लोगों ने बात किया कि अंडर प्रिविलेज जो बच्चे होते हैं किन्हें कहा जाता है। तो इसमें आपको उनके कैरेक्टरिस्टिक यानी कि उनकी क्या विशेषता है, उनकी लाइफ की, उनके जीने का किस तरह का तरीका है, ये सारे पॉइंट को यानी कि उनकी विशेषता को आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो अब हम लोग आंसर पे बात कर लेते हैं कि आपको इसको कैसे लिखना है। तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन या फिर जो भी स्टार्टिंग का आप लाइन लिखिएगा तो आप इन सारे पॉइंट को यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आप उनका नीड्स लिख सकते हैं कि उनको क्या क्या ज़रूरतें हैं और हमें उनकी क्यों मतलब एक तरह से मदद करनी चाहिए, बिकॉज़ वो हमारे कंट्री के लिए, हमारे देश के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और एक तरह से ये जो बच्चे होते हैं इन्हें सही से एक तरह से इनको अपना अधिकार ही नहीं पता होता है कि इन्हें लाइफ में एक तरह से अधिकार है, बट वो उसका यूज़ नहीं करते हैं। एक तरह से वो इमोशनल, फिज़िकल उनका जो डेवलपमेंट होता है वो सही से नहीं हो पाता बाकी बच्चों की तरह। तो ये सारे प्रॉब्लम होते हैं, उन्हें सही से एक तरह से सेल्फ डाउट होता है, एक तरह से उनको खुद पे ही विश्वास नहीं होता है, वो खुद पे ही एक तरह से डाउट करते हैं। एक तरह से बहुत ज़्यादा सोने का, जो एक तरह से स्ट्रेस में रहने का, यानी कि उनको लगता है कि उनकी लाइफ जो है वो एक तरह से यूज़लेस है, बस खाओ पियो और एक तरह से सो, इस तरह की उनकी थिंकिंग होती है। एक तरह से उनको एक तरह से सही से खाना भी नहीं मिलता है, यानी कि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं इस कैटेगरी में, अगर आप देखते हैं तो उनको सही से खाना नहीं मिलता, यानी कि जितना उनकी बॉडी को चाहिए उससे भी कम उन्हें खाना मिलता है, जिसके चलते उनका जो फिज़िकल जो उनका डेवलपमेंट होना चाहिए वो सही से नहीं हो पाता है। और आप अगर देखोगे स्पेशली इंडिया में, हमारी जो कंट्री है वहाँ पर अभी के टाइम में 30% यानी कि 30% जो लोग हैं या फिर जो बच्चे हैं, जो सोसाइटी के लोग हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं, यानी कि उनकी कंडीशन ऐसी है। आप सोच सकते हो कि ये जो कंडीशन है ये दिन पर दिन एक तरह से बढ़ रहा है, कम नहीं रहा, ये और ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम इस तरह के बच्चों के लिए हमारी सोसाइटी को कुछ करना चाहिए। अब आते हैं हम लोग नीचे, जो कि इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से हैं। तो ऊपर हम लोगों ने कुछ पॉइंट पे बात किया, अब यहाँ पर आपको इसको एक पूरा डिटेल के साथ लिखना है। तो सबसे पहले आप यूज़ कर सकते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। इस तरह के जो बच्चे होते हैं, जो लर्नर्स होते हैं, तो उनका जो मोटिवेशन होता है ना वो बहुत ही लो होता है। एक तरह से उनको बहुत ताने मिलते हैं कि तुम जिस कैटेगरी में हो तुम्हारी लाइफ वैसे ही गुजरेगी, इस तरह की बहुत सारी बातें होती है। तो उनके अंदर एक तरह से मोटिवेशन की बहुत कमी होती है, गोल नहीं होता है और बहुत सारी चीज़ें इसमें आती है। एक तरह से वो बहुत ही, उनका इकोनॉमिक जो कंडीशन होता है वो बहुत ही पुअर होता है, वो एक तरह से बैकग्राउंड टाइप के, मतलब बहुत तरह के इनको इशू एक तरह से आप बोल सकते हो। ये सारे प्रॉब्लम को आप इसमें लिख सकते हो। जो हमारा पॉइंट है, लो सेल्फ इस्टीम, ये जो होता है ये उन बच्चों में पाया जाता है, स्पेशली जो होते हैं अंडर प्रिविलेज बोल सकते हैं, जिनके अंदर एक तरह से खुद पे विश्वास बहुत ही कम होता है, बहुत ही लो होता है। इसमें स्पेशली बच्चों का जो एक तरह से मानसिक जो क्रिया होती है ना, वो जैसा लोग बोलते हैं, उनकी सोसाइटी जो बोलती है वो उस चीज़ को मान लेते हैं। यानी कि अगर कोई उन्हें बोल दिया कि अगर ये गलत है तो वो उस चीज़ को जल्दी मान लेते हैं, उस चीज़ को एनालाइज नहीं करते हैं, बस लोगों ने कहा और वो मान लिए। इस तरह का जो एटीट्यूड होता है हमें इस टाइप के बच्चों में देखने को मिलता है। तो ये सारी जो एक तरह से पॉइंट है इसको आप यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो मैंने आपको ऊपर समझाया था,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 नंबर है। तो इसमें आपको करना है व्हाट इज़ वेब 2.0 एंड डिफाइन अ डिजिटल लाइब्रेरी। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो वेब 2.0 है वो किस तरह की वेबसाइट है, उसको हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए ये सारे आपके जो हम लोग टॉपिक ये समझ रहे हैं आपके सिलेबस में ही दिए गए हैं कि सब सोर्स है एक तरह से नॉलेज को कलेक्ट करने, टीचिंग का ये सारे प्रोसेस है, यानी कि नॉलेज को किस तरह से गेन किया जाए। अलग अलग बहुत सारे इसमें वेबसाइट के नाम दिए गए हैं, तो वही सारी चीज़ें इसमें दी, तो उसमें से हम लोगों ने कलेक्ट किया है वेब 2.0। तो देखिए बेसिकली ये जो वेबसाइट है ये एक एप्लीकेशन है जो एक तरह से यूज़र को बहुत ही फ्रेंडली एक तरह से यूज़ किया जाता है। इसमें हम लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं और एक तरह से अपनी नॉलेज को एक तरह से शेयर कर सकते हैं और एक तरह से अच्छे से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। बेसिकली एक तरह से इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसको आप सिंपली समझ सकते हैं कि एक तरह से एप्लीकेशन है जो यूज़र लोग के लिए बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है और एक तरह से इसमें हम अपने इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और वही इन्फॉर्मेशन को हम एक तरह से दूसरी जगह शेयर भी कर सकते हैं। इस तरह का ये कम्युनिकेशन चैनल आप बोल सकते हैं। देन हम अगले पॉइंट में आते हैं जो कि है हमारा कि ये जो वेबसाइट 2.0 है तो इसके एग्जाम्पल क्या है, यानी कि जो एप्लीकेशन है तो ये कौन कौन से इसके अंदर इसके साइट्स हैं। तो जैसे कि विकीपीडिया। अब देखिए हम लोग कोई भी नॉलेज को सबसे पहले सर्च करते हैं तो हम विकीपीडिया को तो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं बिकॉज उसमें बहुत करेक्ट आंसर मिलते हैं। देन फेसबुक भी हो गया, फेसबुक भी एक तरह से नॉलेज का सोर्स है, बट बहुत लोग इसको सही से यूज़ करते हैं, कुछ लोग इसको बैडली यूज़ करते हैं। तो वो सबके अलग अलग अपने ओपिनियन होते हैं या फिर करने का तरीका होता है। इससे भी लोग एक तरह से कितने अभी पैसे कमाते हैं, इनका एक तरह से बिजनेस हो गया है। देन ट्विटर तो आपको पता ही होगा, ट्विटर जो बड़े बड़े जो लोग होते हैं वो लोग सारे, स्पेशली जो बिजनेसमैन होते हैं वो सारे को यूज़ करता है। ये भी एक अच्छा वेबसाइट है, तो सभी इसके पार्ट है। देन वेरियस जो ब्लॉग्स होते हैं, अलग अलग टाइप के जो ब्लॉग्स होते हैं जहाँ पर जाकर हम आर्टिकल को रीड करते हैं और वहाँ से हम नॉलेज को कलेक्ट करके लोगों में शेयर करते हैं। तो इस तरह से हम लोग इन्फॉर्मेशन को लेते हैं, देन उसको एक तरह से लोगों तक पहुँचाते हैं या फिर हम खुद उसमें नॉलेज को और इंक्रीज़ करते हैं। तो ये सब पॉइंट इसमें दिए गए हैं जिसे आपको करना है। अब हम नीचे आते हैं, जो अगला हमारा इसमें पॉइंट है जिससे आपको करना है वो है हमारा डिजिटल लाइब्रेरी क्या होती है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसे हर कोई जानता होगा। तो देखिए इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि डिजिटल लाइब्रेरी यानी कि एक तरह से डिजिटल तरह की वर्क करती है। यानी कि लाइब्रेरी तो आपको पता होगी जहाँ पर बुक्स के एक तरह से खजाने होते हैं, यानी कि डिजिटली हर चीज़ हो रही है। तो ये जो आपका डिजिटल लाइब्रेरी का मतलब यहाँ पर हम लोग समझते हैं, तो ये एक तरह से इलेक्ट्रिक डिवाइस होता है या मशीन होता है जिसमें हम बहुत सारे एक तरह से ऑनलाइन जो चीज़ें होती हैं, हम अपनी मेमोरी को, इमेज को, वीडियो को और भी जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हो गए, बहुत सारी चीज़ों को हम एक तरह से इसमें स्टोर करके रख सकते हैं बहुत ही लंबे समय तक। तो ये एक डिजिटल चीज़ें होती है, इसमें स्पेस भी कम लगता है और हम अपनी चीज़ों को, अपनी यादों को एक तरह से इसमें लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये है डिजिटल लाइब्रेरी। आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गए होंगे। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इसके एग्जाम्पल क्या है, यानी कि जो डिजिटल लाइब्रेरी है तो उसके कौन कौन से मेन एग्जाम्पल है जिससे आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए ऐसे बहुत सारे अभी वेबसाइट हो गए हैं कि हम अपने मेमोरी को, यानी कि फ़ोन में ही देख लीजिए कितने सारे ऐसे ऑप्शन हैं जहाँ पर हम अपनी मेमोरी को एक तरह से कलेक्ट करके रख सकते हैं। कुछ भी इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट हो गए उसको हम लोग रख सकते हैं। तो उसी तरह इसके एग्जाम्पल है जैसे कि वर्ल्ड डिजिटल लाइब्रेरी, जो कि बहुत ज़्यादा लोग इसको यूज़ करते हैं। अगला जो पॉइंट है यूनिवर्सल डिजिटल लाइब्रेरी। देन अगला जो हमारा पॉइंट है प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग। नेक्स्ट जो हमारा है यह है बार्टल बी। इस तरह के हो गए, गूगल बुक्स हो गए। अगला जो दिया गया है हमारा इंटरनेट अचीविंग, जो ये है ये इसमें बहुत सारे जो गूगल बुक्स के हम लोगों ने बात किया, तो ये जो है एक तरह से बहुत सारे इसमें बुक के कलेक्शन है जिसको आप पढ़ सकते हैं और इसमें अलग अलग टाइप के आपको बुक्स मिलेंगे जिसको आप पढ़ सकते हैं और अपनी नॉलेज को आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसके बहुत सारे डाउनलोडर हैं, यानी कि बहुत सारे लोग इसको यूज़ करते हैं। अगला जो पॉइंट है जिससे आप इसमें ऐड कर सकते हैं जो कि है ओपन लाइब्रेरी। तो ये भी जो है आपका एक तरह से लाइब्रेरी ही होता है जिसमें एक तरह से बहुत सारे आपको क्लासिकल लिटरेरी जो चीज़ें हैं उससे रिलेटेड चीज़ें आपको मिलेंगी। तो इस तरह के गाइस ये नेम दिए गए हैं जो डिजिटल लाइब्रेरी होते हैं, तो उनको आप लिख सकते हैं। अगर इस टाइप के वेबसाइट के कुछ आए जो इन्फॉर्मेशन हम कहाँ से ले सकते हैं तो उसमें आप इसको लिख सकते हैं। तो आई होप आपको ये पॉइंट भी समझ में आ गए होंगे।
नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारा 7 नंबर है, जिसे आपको करना है कि व्हाट आर द यूज़ ऑफ स्काइप इन द क्लासरूम फॉर टीचर। तो ये अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा यूजली और एक तरह से फ्रेंडली भी है कि जो टीचर है अपने क्लासरूम में इसका यूज़ करते हैं। तो इसी के ऊपर आपको लिखना है कि इसका क्या यूज़ है, उसको आपको सही से लिखना है। तो देखिए आंसर पे हम लोग लिखने से पहले इसकी मीनिंग को जान लेते हैं। तो आंसर में हम लोग सबसे पहले इसकी मीनिंग को जानेंगे कि जो स्काइप जो होते हैं एक तरह से स्टडी का बहुत ही अच्छा अभी सोर्स हो गया है। ये एक तरह से कम्युनिकेशन का एक सॉफ्टवेयर है। इसमें हम एक तरह से वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, टेक्स्ट के थ्रू हम बातचीत कर सकते हैं। और इसके जो ऑनर है, जो अमेरिकन मल्टीनेशनल माइक्रोसॉफ्ट का जो इसके ऑनर है, और ये एक ऐसा एप्लीकेशन है जो कि अभी के टाइम में टीचर लोग बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं। और ये एक तरह से कंप्यूटर में भी इसको यूज़ कर सकते हैं हम लोग, मोबाइल हो गया, फ़ोन हो गए, और जो टैबलेट्स या अदर जो भी, तो ये सभी जो इलेक्ट्रिक डिवाइस है इसमें हम इन सारी चीज़ों को, ये जो ऐप है इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही एक अच्छा सोर्स है जो कि टीचर जो टीचिंग करते हैं क्लासरूम में उनके लिए बहुत ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है। और अभी के टाइम में ऑलमोस्ट सारे लोग यूज़ कर रहे हैं, बट कुछ कुछ ऐसे भी प्लेस है जहाँ पर लोग अभी भी इसका यूज़ नहीं जानते हैं। तो ये ज़रूरी है कि लोग इसका यूज़ करें। और ज़्यादा इसमें एक तरह से होता है ना कि हम एक साथ बहुत सारे लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं और स्टडी भी करा सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अब इसी पॉइंट को हम थोड़ा और डीप में पढ़ते हैं कि ये जो स्काइप है इसे टीचर किस तरह से क्लासरूम में यूज़ करते हैं। तो देखिए ये जो ऐप है इसका लोग अभी के टाइम में जो टीचर है वो एक तरह से लोगों से, यानी कि जो स्टूडेंट अदर जो प्लेस के हैं उनसे भी एक तरह से जुड़ने के लिए इसको यूज़ किया जा रहा है। और इसमें एक चीज़ का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इसमें हम एक तरह से बहुत सारे बच्चों को तो कनेक्ट कर सकते हैं, साथ में पिक्चर हो गया, पिक्चर के थ्रू भी हम बच्चों को बहुत सारी चीज़ों को सिखा सकते हैं, वीडियो दिखा सकते हैं। देन हम अलग अलग टाइप के जो अलग जो कंट्रीज़ है या जो उसके या जो सिटीज़ है वहाँ के हम कल्चर को वहाँ पर दिखा सकते हैं बच्चों को। तो देखिए इसके थ्रू जो टीचर होते हैं उनका भी पर्पस एक तरह से ईजी हो जाता है कि वो चीज़ों को बच्चों को और अच्छे से डीपली समझा पाते हैं बहुत सारे इसमें फीचर के थ्रू। तो ये सब चीज़ें इसमें दी गई है, इसको आप एक बार थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, बस यही इसमें दिया गया है। अब आगे देखते हैं हम लोग इसके मेन फीचर्स क्या है, यानी कि ये जो आपका स्काइप है तो इसके मेन फीचर्स क्या है जिसके चलते लोग इसको इतना ज़्यादा पसंद करते हैं टीचिंग के फील्ड में। ऑडियो और जो वीडियो है वो दोनों हम HD में कर सकते हैं। अगला जो पॉइंट है इसका स्मार्ट हम मैसेजिंग कर सकते हैं, स्क्रीन शेयरिंग भी हम लोग कर सकते हैं। देन अगला जो पॉइंट है कॉल रिकॉर्डिंग और लाइव हम एक तरह से बातचीत भी कर सकते हैं लोगों से। अगला जो पॉइंट है इसका कॉल फ़ोन होता है। देन अगला जो हमारा पॉइंट है कि प्राइवेट कन्वर्सेशन भी हम लोग कर सकते हैं। तो इस तरह के इसके फीचर्स है जिसका यूज़ करके लोग और अच्छे से चीज़ों को समझते हैं। अब गाइस हम नीचे आते हैं तो अगला एक काम आपको करना है जो कि है 8 नंबर क्वेश्चन, जिसका आंसर मैंने नहीं लिखा है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको खुद से करना है, जो कि है हमारा हु इज़ द लर्नर विथ स्पेशल नीड्स, हाउ वुड यू आइडेंटिटी सच लर्नर। तो देखिए जो स्पेशल जो लर्नर्स होते हैं ना तो वो क्या होते हैं, मतलब उनकी नीड्स क्या होती है, और इस तरह के जो स्टूडेंट होते हैं या जो लर्नर होते हैं तो आप उनको किस तरह से पहचानोगे, किस तरह से उनकी आइडेंटिटी को आप जानोगे। तो ये क्वेश्चन है, तो ये भी आपके सिलेबस में यानी कि आपके बुक में ही दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको खुद से करना है। तो आई होप गाइज मैंने जो क्वेश्चन आपको समझाया वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और इन सारे पॉइंट को आप अच्छे से समझ लीजिएगा। वीडियो को अच्छे से आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे पॉइंट इसमें क्लियर हो जाएंगे। तो इसमें स्पेशली टीचिंग का मेथड दिया गया है, कौन कौन से तरीके हैं, यही सारे पॉइंट दिए गए हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प हुई है तो प्लीज़ लाइक एंड प्लीज़ कॉमेंट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस, बिकॉज देखिए एक वीडियो बनाने में सच में बहुत टाइम लगता है और स्पेशली इतनी लंबी वीडियो बनाने में तो और ज़्यादा टाइम लगता है। ऊपर से चीज़ों को सर्च करना पड़ता है, देन आपको समझाने में, सारी चीज़ें करने में। और लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, बाय, टेक केयर।